क्या हो रहा है? सभी लोग काम छोड़कर फोन लेकर क्या कर रहे हो? विकास सर, पृथ्वी सर अभी तक ऑफिस नहीं आए हैं। व्हाट? लेकिन पृथ्वी सर तो हमेशा 10 बजे से पहले ऑफिस पहुंच जाते हैं और आज तो इम्पोर्टेंट मीटिंग भी है। आई नो, बट वो अभी तक नहीं आए। उनका फोन भी बंद है। घर पर फोन किया तुमने? सब उन्हीं को ट्राई कर रहे हैं सर, लेकिन घर के फोन भी बंद है। कोई नहीं, मैं उनके पर्सनल नंबर पर कॉल करता हूँ। सर का तो पर्सनल नंबर भी बंद है। विकास सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि पृथ्वी सर ने कंपनी बेच दी है और इसलिए उन्होंने अपने सारे फोन बंद कर दिए? पिछले महीने वो कंपनी बेचने की बात भी कर रहे थे। नो माया, अगर पृथ्वी सर कंपनी बेचते भी तो एक बार हमसे बात तो जरूर करते। ये सही कह रहा है मिस्टर। नाम क्या है तुम्हारा? माया। और तुम्हारा? विकास। मिस्टर विकास, मिस माया सही कह रही है। पृथ्वी ने इस कंपनी को मुझे बेच दिया और अपनी पूरी फैमिली के साथ वो हमेशा हमेशा के लिए अब्रॉड चला गया है। आज से इस कंपनी और तुम लोगों का नया बॉस मैं हूँ, रतन कुकरेजा। लेकिन वेकिन को छोड़ो और खुशखबरी सुनो। नेक्स्ट मंथ से आप सबको आपकी करंट सैलरी से 20% ज्यादा मिलेंगे, इसलिए पूरा मन लगाकर काम करना। मिस्टर रतन, अगर पृथ्वी सर कंपनी आपको बेच रहे थे तो इसमें हमसे छुपाने वाली कोई बात नहीं, लेकिन वो तो हमें बताए बिना ही अब्रॉड चले गए। ये लॉजिक मुझे कुछ समझ में नहीं आया। ये अमीरों के चोचले हैं। काम खत्म, रिश्ता खत्म। मगर छोड़ो यार, ये फाइल चेक कर लो। कोई डाउट हो तो मुझसे डिस्कस कर लेना। सब ऑर्डर में है? जी। गुड। तो दोस्तों, इस कंपनी का न्यू बॉस बनने और आप लोगों की सैलरी बढ़ने की खुशी में मेरी ओर से आज रात 9 बजे फ्रेंड्स कॉलोनी के बंगलो नंबर 13 में ग्रीन हाउस में एक बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की गई है। अगर उस पार्टी में कोई नहीं आया तो उसका इंक्रीमेंट रोक लिया जाएगा। क्या कहते हो? ओके सर। सर, पर आपने 13 नंबर बंगलो क्यों लिया? बहुत अनलकी नंबर है ये। इस नंबर पर हमेशा नेगेटिव एनर्जी मंडराते रहती है। जिसकी जेब में पैसे होते हैं उसके पास कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं फटकती। जैसे अमीरों के चोंचले चुपचाप पैसे कमाकर निकल जाना है, वैसे ही ये अंधविश्वास गरीबों के चोंचले हैं। तुम गरीब मत बनो, अमीरों की तरह सोचो। लेकिन तुम ट्रेजेडी किंग के जैसा क्यों सोच रहे हो भाई? कुछ नहीं सर, एक सेकंड सर, भाई का फोन है। श्योर। हेलो भैया। अच्छा सुन, आज हमारी एमएलए के घर पर मीटिंग है, तो दोपहर में मैं पीहू को स्कूल से घर नहीं छोड़ पाऊंगा, तो क्या तू? नो प्रॉब्लम भैया, मैं छोड़ दूंगा। भैया, मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोल। भैया, हमारे बॉस पृथ्वी सर आज ऑफिस नहीं आए। उनके सारे नंबर बंद हैं और ऐसा आज तक कभी भी नहीं हुआ। ऊपर से उनकी जगह कोई रतन कुकरेजा ऑफिस आया है जो कह रहा है कि आज से ये कंपनी उसकी है। उसने जो फाइल मुझे दिखाई है उसके हिसाब से पृथ्वी सर ने कंपनी उसे बेच दी है और वो पूरी फैमिली लेके अब्रॉड शिफ्ट हो गए हैं। भैया, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। जब पेपर सब ठीक हैं, तो तू क्यों इतना परेशान हो रहा है? एनीवेज, तू मुझे इस नए ओनर की डिटेल्स और फोटोज भेज दे, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। जी भैया। और हाँ, इस फोटो को यहाँ से हटाकर इसकी जगह कोई और दूसरी फोटो लगा दो। आई थिंक यहाँ हमारी ग्रुप फोटो होनी चाहिए। क्या कहते हो आप सब? गुड आइडिया सर। मेरे आइडिया को सपोर्ट करने के लिए थैंक्स। चलो फिर एक बढ़िया सी ग्रुप फोटो हो जाए। एक्सक्यूज मी भैया, जरा सुनो तो।
आप लोग घबराइए नहीं, अभी लाइट आ जाएगी। बहादुर देखो लाइट को क्या हुआ है। भूत भूत भूत। माया क्या हुआ? आंखें खोलो माया, क्या हुआ? सर यहाँ भूत है। भूत? माया यहाँ कोई भूत नहीं है। हो सकता है अंधेरे में तुमने किसी को देख लिया होगा। एनीवेज तुम लोग एंजॉय करो, मैं आता हूँ। क्या नौटंकी है यार, नल में पानी नहीं है। खून खून। क्या हुआ सर? नल से खून खून निकल रहा है। सर नल तो बंद है। बंद है, लेकिन अभी उससे खून निकल रहा था। इसमें तो पानी निकल रहा है सर। सर लगता है आपने भी माया की तरह भूत देख लिया, इसलिए आपको गलतफहमी हो गई है। हो सकता है। अब चलिए सर। तुम लोग जाओ, मैं आता हूँ। कौन है? कौन है? कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? मुझे छोड़ दो, जाने दो, मुझे छोड़ दो। बचाओ बचाओ। क्या हुआ सर? भूत भूत, बाथरूम के अंदर भूत। लेकिन सर जब हम सब गए थे तब तो वहाँ कोई भी नहीं था, क्यों माया? हाँ, वो टॉयलेट में था, मैंने अपनी आंखों से देखा है उसे। उसने मेरी गर्दन भी पकड़ ली थी, मेरा यकीन करो। कोई नहीं, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। बचाओ बचाओ बचाओ। रतन सर, विकास सर को बचाइए। विकास, घबराना नहीं, हम कुछ करते हैं। बचाओ मुझे, बचाओ। भूत भूत भूत। छत पर भूत है, वो देखो। विकास सर, मैंने कहा था ना आपको यहाँ भूत है। अब तो यकीन हुआ आपको? 13 नंबर तो हमेशा से ऐसा ही रहा है। मैंने बहुत फिल्मों में देखा है सर, लेकिन कोई सुनता ही नहीं। अब भुगतो सब। हाँ सही कह रही हो तुम माया, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। यहाँ भूत है रतन सर, ये भूत बंगला है। मेरी भी समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, जबकि मैंने ये बंगला 2 दिन पहले ही खरीदा है। ओहो सर, भूत को क्या मालूम बंगलो कब खरीदा है। उसे तो रहने से मतलब है ना। तुमने मुझे और मेरे परिवार को क्यों मारा? क्यों मारा? तुम कौन हो? क्योंकि मैंने भूतों को मारा है। मैं पृथ्वी हूँ। पृथ्वी, मुझे माफ कर दो। क्यों मारा हमें? तुम्हारा बिजनेस हथियाने के लिए तुम्हें मारा, और तुम्हारी फैमिली लीगली मेरे काम में अड़ंगा न डाले, इसलिए उन्हें भी मारना पड़ा। हम तो भूत बन गए हैं, लेकिन तुमने हमारे अलावा और कितनों को मारा है? इस बंगलों के मालिक को, और अपने पिछले बिजनेस पार्टनर, और उसकी भी फैमिली को मारा है। प्लीज मुझे छोड़ दो, माफ कर दो। मुझे
बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। हमारी आत्मा भटक रही है, हमें मुक्ति चाहिए। बता तूने सबका शरीर कहाँ छुपाया है? बता वरना तुझे हम मार देंगे। बता। मैंने सबको मारकर इस बंगलों के बैकयार्ड में दफन किया है। पांडे जाओ पीछे कोर्टयार्ड खुदवाओ। तुम लोग कौन हो? शौक लगा? विकास मेरा छोटा भाई है और इसने तुम्हारे बारे में मुझे बताया। तेरी फोटो देखते ही मैं तुझे पहचान गया था रतन कुकरेजा, कि तू वही शैतान है जो लोगों को बड़ी चालाकी से पार्टनर बनाकर उन्हें मारकर उनका बिजनेस हथिया लेता है। तुझे पकड़ने के लिए हमने ये सब भूत वाला नाटक किया, विकास को उल्टा भी टांगा। तूने सब सबूत दे दिए हैं, अब तुझे तेरे कुकर्मों की सजा मिलेगी। तुझे फांसी होगी, फांसी। भगवान पृथ्वी सर और उनके परिवार की आत्मा को शांति दे। ऐसा कहते हैं कि आज का समय कलयुग का समय है। जो इसे मानते हैं वो ये बात जानते हैं कि कलयुग में बुराई बढ़ने वाली है। आदमी एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे और एक दूसरे को मारते फिरेंगे। कोई किसी के बुरे वक्त में मदद नहीं करेगा, उल्टा सामने वाले की कमजोरी का फायदा उठाएगा। आज की इस कलयुग की कहानी ऐसी ही एक घटना पर आधारित है। एक रात प्रणित और एक डॉक्टर प्रणित के घर में बैठकर बातें कर रहे थे। प्रणित को एक बीमारी थी, उसी का इलाज करने के लिए डॉक्टर आई थी। देखो प्रणित, तुम्हें खुद का ध्यान खुद ही रखना होगा। तुम्हारी इस बीमारी की वजह से तुम्हारी सारी फैमिली तुम्हें छोड़कर चली गई है। तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। मैं हिम्मत से ही काम ले रहा हूँ डॉक्टर, पर मैं क्या करूँ? मेरा डर बढ़ता ही जा रहा है। तुम्हारी बीमारी को तुम अच्छी तरह से समझो। तुम्हें बचपन से ही अंधेरे से डर लगता है और जैसे जैसे तुम बड़े होते गए तुम्हारा डर भी बढ़ता गया। वही तो मैं भी कह रहा हूँ डॉक्टर। पर बचपन में तुम नादान थे, पर अब तुम्हें समझना होगा कि ये तुम्हारा वहम है, बाकी कुछ नहीं। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ खुद को ये बताने की कि ये अंधेरे का डर कुछ नहीं है, पर हो ही नहीं पा रहा। और अब डर बढ़ने के साथ साथ मुझे डरावने वहम भी होते हैं। जैसे कि क्या? जैसे कि नहीं, मैं नहीं बता सकता। प्रणित, तुम शांत रहो। अगर तुम मुझे बताओगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा? और मुझे सब कुछ पता नहीं चला तो मैं तुम्हारा इलाज कैसे करूंगी? बताओ। जब भी मेरा सामना अंधेरे से होता है तो मुझे लगता है आसपास की सारी ना हिलने वाली निर्जीव चीजें मुझे मारने आ रही हैं। ऐसा लगता है कि वो सारी चीजें मिलकर मुझे अंधेरे में जकड़ देना चाहती हों। ठीक है प्रणित, मुझे तुम्हारी परेशानी समझ में आ रही है। फिलहाल के लिए ये दवाइयाँ ले लो, कल मैं आकर डोज बदल दूंगी। ठीक है डॉक्टर। अब मैं चलती हूँ। अपना ख्याल रखना और अंधेरे से दूर रहना। डॉक्टर वहां से दवाई देकर चली गई। प्रणित ने दवाई खाई और लाइट वैसे ही चालू रखकर सोने के लिए चला गया। प्रणित बेड पर सोने ही जा रहा था, तभी अचानक घर की लाइट चली गई। घर में पूरा अंधेरा हो गया। प्रणित बहुत डर गया क्योंकि ये उसके साथ पहली बार हो रहा था। बाहर भी काला अंधेरा था और घर में भी। प्रणित पूरे घर में यहाँ वहां भागने लगा। मुझे हिम्मत से काम लेना होगा, डरना नहीं है, डरना नहीं है। मुझे टॉर्च ढूंढनी होगी, वही रोशनी ला सकती है। वो टॉर्च को खोजने लगा। अचानक से उसे याद आया कि टॉर्च अलमारी में है। वो हिम्मत करके अलमारी के पास गया। जैसे ही उसने अलमारी खोली, अंदर के सारे कपड़े एकदम से उसके मुंह पर गिर गए। प्रणित और भी डर गया। बचाओ, बचाओ! वो जैसे तैसे करके कपड़ों से बाहर आया। घर में अभी भी घना अंधेरा था और उसकी वजह से प्रणित बुरी तरह से डर रहा था। अचानक उसकी नजर अलमारी में रखे टॉर्च पर पड़ी। वो बहुत खुश हुआ, पर अगले ही पल उसे यह एहसास हुआ कि टॉर्च लेने के लिए
उसे उस अलमारी के पास जाना होगा। वो डरते हुए धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाकर अलमारी की ओर जा रहा था। जैसे ही वो उस अलमारी के पास पहुंचा, उसने झट से टॉर्च उठाई और उसे चालू किया। कमरे में थोड़ी रोशनी फैल गई। प्रणीत को थोड़ा अच्छा फील हुआ। वो उस टॉर्च की मदद से मीटर बॉक्स की तरफ आया और लाइट किस वजह से गई है ये मालूम करने की कोशिश करने लगा। आसपास के सारे घरों की लाइट है, मेरे ही घर को क्या हुआ है? वो जब मीटर बॉक्स चेक कर रहा था तभी अचानक टॉर्च बंद पड़ गई। प्रणीत फिर से डर गया। इस बार वो ज्यादा डर गया क्योंकि उसकी आखिरी उम्मीद वो टॉर्च थी। प्रणीत उसे शुरू करने की कोशिश कर रहा था पर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। एकदम से उसे घर के बाहर से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। उस आवाज को सुनकर प्रणीत डर के मारे कांपने लगा और घर के अंदर भाग गया। प्रणीत भागता हुआ अपने कमरे में जा पहुंचा। जैसे ही वो वहां पहुंचा, उसने देखा कि उसकी अलमारी अपनी जगह पर न होकर दूसरी जगह पर है। जो कपड़े गिरे हुए थे वो भी पूरे कमरे में फैल चुके हैं। ये आ गए, ये सब कपड़े, ये अलमारी मुझे मारना चाहती है। रोशनी, मुझे रोशनी खोजी होगी वरना ये मुझे मार डालेंगे। मोमबत्ती लाया था मैं, पर वो तो अब किचन में होगी। मतलब अब किचन तक जाना होगा, वो भी इस जानलेवा अंधेरे में। नहीं नहीं, अगर बीच में ही किसी चीज ने मुझ पर हमला कर दिया तो नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। प्रणीत वहीं अपने कमरे के एक कोने में बैठा रहा। उसका डर बढ़ता जा रहा था। बैठे बैठे उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो सारे कपड़े, अलमारी, उसका बेड उसकी तरफ आ रहा है। अचानक उसकी अलमारी उसके ऊपर गिरने लगी। वो अलमारी उसके ऊपर गिरने ही वाली थी पर प्रणीत वहां से हट गया। वो इतना डर गया कि वहां से भागते हुए सीधे किचन में पहुंचा। जैसे ही वो किचन में पहुंचा, वहां की सारी चीजें हिलने लगी। उसकी आवाज के कारण प्रणीत डर गया। वो किचन के बाहर भागने लगा पर किचन का दरवाजा एकदम से बंद हो गया। ये सब मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें पता है कि मुझे अंधेरे से डर लगता है। अचानक किचन की खिड़की जोर से बजने लगी। नहीं नहीं, मुझे मत मारो। धीरे धीरे आवाज बढ़ने लगी। वो आवाज इतनी बढ़ गई कि एकदम से खिड़की के सारे कांच टूट गए। कांच टूटते ही सारी आवाजें शांत हो गई। प्रणीत खिड़की की तरफ ही देख रहा था। वो शांति से खड़ा ही था, तभी अचानक बाहर से एक चाकू तेजी से आकर उसकी छाती में घुस गया। प्रणीत उस चाकू के एक ही वार में बुरी तरह से घायल हो गया और जमीन पर गिर गया। वो जमीन पर तड़प रहा था। किसी भी समय वो मर सकता था। पर तभी अचानक उसके किचन का दरवाजा खुला और एक औरत की परछाई अंदर आने लगी। जैसे ही वो औरत अंदर आई, प्रणीत उसे देखकर हैरान रह गया और अगले ही पल उसने अपना दम तोड़ दिया क्योंकि वो औरत और कोई नहीं बल्कि उसी की डॉक्टर थी। डरपोक इंसान, तुम जैसों को इस धरती पर जीने का कोई हक नहीं है। अब तुम्हारी सारी दौलत मेरी हो गई। जैसे जैसे युग बदलते गए, इंसान की जरूरतें भी बदलती गई। पहले इंसान सिर्फ खा पी कर खुश रहता था, पर अब उसे दूसरे सुख भी चाहिए जिसकी उसे ज्यादा जरूरत नहीं है। पर अब इन सुखों की परिभाषा भी बदल चुकी है। अब इंसान जानवर की तरह बनता जा रहा है, या फिर यूं कहें कि उससे भी बदतर, क्योंकि किस इंसान को आज के जमाने में किस चीज की आदत लग जाए ये कोई नहीं बता सकता। एक रात कुछ लोग एक औरत की लाश को कब्रिस्तान में गाड़ने के लिए लेकर आए थे। कब्रिस्तान में काम करने वाले नसीर ने हमेशा की तरह एक गड्ढा खोदा और उसमें उस औरत को दफन कर दिया। लाश को दफन करने के बाद सब लोग अपने अपने घर चले गए। नसीर भी पास में ही एक कुटिया में रहता था।
उसने भी अपना काम पूरा किया और अपने घर चला गया। नसीर अपने घर में अकेला रहता था। उसके ऐसे काम के कारण अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी और उसका परिवार भी उससे अलग रहता था। 2 दिन बाद फिर से एक आदमी की लाश लेकर कुछ लोग आए। जब नसीर गड्ढा खोद रहा था तभी एक आदमी की नजर पास के कब्र पर पड़ी जहां 2 दिन पहले उसकी बीवी को दफनाया था। अरे, इस कब्र को क्या हुआ? ऐसा लगता है किसी ने यहाँ फिर से खुदाई की थी। नसीर सुनो, वो होने के बाद इसे भी वापस खोदना है। छोड़ दीजिए ना साहब, क्यों मरे हुए इंसान को तकलीफ देते हो? किसी जानवर का काम होगा। तुमसे जितना कहा जाए उतना करो, चलो जल्दी। उस आदमी की लाश को दफन करने के बाद नसीर ने उस आदमी की बीवी की कब्र फिर से खोदनी शुरू की। कब्र पूरी तरह खोदने के बाद सारे लोग डर गए। किसी को जरा भी समझ नहीं आया कि यहाँ क्या हुआ, क्योंकि अंदर से उस औरत की लाश गायब हो चुकी थी। ये कैसे हो सकता है? 2 दिन पहले ही तो उसे यहाँ गाड़ा था, फिर कहाँ गई उसकी लाश? नसीर, लाश कहाँ है? मुझे कुछ नहीं पता साहब, मैं भी 2 दिन बाद ही आया हूँ यहाँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने लाश को चुराया हो? पर कोई लाश क्यों चुराएगा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सब कैसे हो सकता है? हमें जल्दी से कुछ करना चाहिए। हम घर चलकर सोचते हैं कि क्या करना है। तब तक तुम घर चलो। नसीर, इसे वापस ढक दो और ध्यान रखो। सब लोग घर आ गए। कुछ दिन बाद एक बुढ़िया की मौत हो गई। सारे लोग जमा हो गए। मैं तो कहता हूँ कि हमें इन्हीं घर के पास या फिर खेतों में दफनाना चाहिए। कब्रिस्तान से लाशें चोरी हो रही हैं। मैं भी इस बात से सहमत हूँ, पर घर के पास दफनाना ठीक नहीं होगा। एक काम करते हैं, खेतों की तरफ जो बंजर जमीन है उसमें दफनाते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। मैं अभी नसीर को फोन करके वहां पहुंचने के लिए कहता हूँ। कुछ देर बाद सब लोग खेत में लाश को दफन करने वापस आ गए। चलो, कब्रिस्तान में न सही, पर वहाँ लाश सुरक्षित तो रहेगी। सही कहा तुमने। अब चलो। कुछ दिन बाद वो आदमी अपनी बीवी की कब्र देखने फिर आया, पर इस बार वो बगल वाली कब्र देखकर चौंक गया। इस आदमी की कब्र तो वैसी की वैसी ही है, तो फिर मेरी बीवी को क्या हुआ? वो इसी दुख में वापस आया तो उसने देखा कि सब लोग इकट्ठा हुए हैं। क्या हुआ? आज फिर कोई मर गया क्या? नहीं, हमें किसी की नजर लग गई है। कुछ पता नहीं चल रहा। आखिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन हुआ क्या? हमने जिस बुढ़िया की लाश खेतों के पास दफनाई थी वो अब वहाँ नहीं है। ये बड़ी अजीब बात है, क्योंकि मैं अभी कब्रिस्तान से आ रहा हूँ। हमने जहाँ रंगा के भाई को दफनाया था वो जगह तो बिल्कुल ठीक है। हाँ, और परसों हमने बाला के बाप को खेतों के पास दफनाया था, उसकी लाश भी सही सलामत है। इसका मतलब ये चोर सिर्फ औरतों की लाशों को चुराता है, लेकिन ये उनका क्या करता है, कहाँ रखता है, कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ दिन बाद नसीर की तबीयत बहुत खराब हो गई। वो दवाई लेने डॉक्टर के पास गया। बहुत दिनों से कमजोरी महसूस हो रही है और खून की उल्टियां तो रुक ही नहीं रही। खाने में कुछ अलग खाया था? गरीब आदमी हो साहब, थोड़ी सी रोटी खाकर सो जाता हूँ। डॉक्टर ने नसीर को अच्छी तरह से देखा और सारे टेस्ट किए। देखो नसीर, अभी कुछ कहना मुमकिन नहीं। मुझे भी ठीक से अंदाजा नहीं है कि तुम्हें असल में क्या हुआ है, पर हाँ, एक बात है। डॉक्टर कहते कहते अचानक रुक गए। नसीर डर गया। क्या बात है डॉक्टर, क्या हुआ? आप साफ साफ बताइए, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। तुम ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहोगे, बस 1 या 2 हफ्ता। लेकिन ये कौन सी बीमारी है और मुझे कैसे हो गई? इसका पता तो टेस्ट के बाद ही चलेगा।
जैसे ही मुझे कुछ पता चलता है मैं तुम्हें बता दूंगा। ठीक है साहब। कुछ दिन बाद रात के समय जब डॉक्टर अपने घर की ओर जा रहा था, तभी उसने कब्रिस्तान से कुछ आवाज सुनी। उसने ध्यान से देखा तो उसे पता चला कि कोई आदमी कब्र खोदकर लाश को अपने कंधे पर डालकर ले जा रहा है। लगता है ये वही लाश चोर है। ये अच्छा मौका है, आज इसे पकड़ना ही होगा। डॉक्टर भागता हुआ कब्रिस्तान में गया, पर जब तक वो उस चोर तक पहुंचता, वो चोर वहां से लाश लेकर भाग चुका था। डॉक्टर ने पूरे कब्रिस्तान में घूम कर देखा, पर उसे वो चोर कहीं नजर नहीं आया। डॉक्टर निराश होकर कब्रिस्तान से बाहर आने लगा। तभी उसकी नजर नसीर की कुटिया पर पड़ी। अंदर रोशनी थी। ये नसीर अब तक सोया नहीं, पता नहीं क्या कर रहा है। चलो अब यहाँ तक आ ही गया हूँ तो उसका हाल चाल पूछ लेता हूँ। वैसे भी बीमार है बेचारा। डॉक्टर जैसे ही कुटिया के पास पहुंचा, उसे तेज बदबू आने लगी। वो बदबू इतनी भयानक थी कि डॉक्टर को चक्कर आने लगे, और वो जैसे तैसे करके आगे बढ़ा। ये बदबू किस चीज की है? पता नहीं ये नसीर इस बदबू में कैसे रहता है। इसी की वजह से बीमार पड़ा होगा। डॉक्टर जैसे ही कुटिया के अंदर आया, डर के मारे उसके पैर सुन्न पड़ गए। उसके मुंह से जरा भी आवाज नहीं निकली। डॉक्टर को अब पूरी बात समझ में आ गई। एक तो उसे बदबू सहन नहीं हो रही थी, और दूसरी बात वो बहुत डर गया था। वो वैसे ही लोगों के पास पहुंचा। वो सब लाशें नसीर ने ही चुराई थी। मैं अभी अभी उसके घर से आ रहा हूँ। वहाँ सब लाशें अधनंगी हालत में पड़ी थी, और इससे भयानक बात यह है कि वो लाशों को चुराकर उनके साथ सेक्स करता था, और इसी वजह से उसे नेक्रोफिलिया नाम की खतरनाक बीमारी हुई, जिससे अब वो मरने वाला है। नसीर की सच्चाई जानने के बाद लोगों ने उसे पकड़कर उसी की कुटिया में मरते दम तक कैद किया और सारी लाशों को आदरपूर्वक फिर से दफना दिया।